नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। आज का लेक्चर क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। हमारी सीरीज़ जो है न्यू एनसीईआरटी की चल रही थी, उसी के तहत आज हम जो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक विविधता। ये जो एनसीईआरटी है क्लास 7th की, इसको भी बेसिकली 4 पार्टों में बांटा गया है। एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी और एक इकोनॉमिक्स। इस 4 पार्ट में कहीं ना कहीं इस संपूर्ण जो है आपकी बुक्स को बांटा गया है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो कहीं ना कहीं भारत की भौगोलिक विविधता अर्थात ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारा देश है, इसके अंदर इतनी विविधता है, विविधता के पीछे क्या कारण है और इतनी सारी विविधता है तो कौन कौन सी विविधता हमको नज़र आती है, देखने को मिलती है। यदि आप भारत का भ्रमण करोगे तो आपको हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें या भौगोलिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर्वत मिलेंगे, कहीं पठार मिलेंगे, कहीं आपको मरुस्थल मिलेगा, कहीं शीत मरुस्थल मिलेगा, कहीं आपका गर्म मरुस्थल मिलेगा, कहीं आपका तटवर्ती क्षेत्र जहाँ समुद्र होगा। कुल मिला के बहुत सारी भौगोलिक विविधता है। उत्तर पूर्व में जाओगे तो आपको वहाँ पर खूब सारे जो है पर्वतीय प्रदेश के साथ साथ में वहाँ पर आपको खूब सारे फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। तो भारत के अंदर बहुत सारी भौगोलिक विविधता है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ है। उसकी संदर्भ में इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हम आपका इसमें क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं भूगोल और भारत की जो है कहीं ना कहीं आप जिस देश में रह रहे हो उसकी भौगोलिक स्थिति आपको अवश्य जानकारी में होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हमने इस चैप्टर को, इस कंटेंट को पढ़ने के एक नया मेथड आपके लिए खोजा है और एक नए मेथड से आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। इसमें क्या होगा कि आपको बुक का कंटेंट के साथ साथ में जो इस बुक के नोट्स हैं, इस चैप्टर के नोट्स हैं, उसको भी साथ में हमने रखा है। जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, एक कोई कंटेंट या एक कोई टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद में हम उस नोट्स को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस बुक्स के अंदर जो कंटेंट है वो हमारे लिए कौन सा कंटेंट महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें फोकस करना है, उसको तो मुख्य रूप से याद करना ही करना है। तो हमने कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस चैप्टर का निचोड़ जो है आपके नोट्स के साथ में हम रखा है और उसको साथ में ही पढ़ेंगे। जिस टाइप से एक कंटेंट, एक टॉपिक पूरा होगा, उसको हम जो है नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे। बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, विश्वास कीजिएगा। ये कंटेंट यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी और कहीं से नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। और हम जितना हो सकेगा प्रयास आपका हर कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आपको भी कोई किस चीज़ का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम आपका जो है कमेंट का उत्तर देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो है भारत की भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें शुरुआत में एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत शानदार कथन कहा है। ये कथन आपको देखना है, क्या बोल रहे हैं। यह देश अर्थात भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है और यही इसी के राष्ट्र चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। मतलब भारत के अंदर इतनी सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विविधता है, इसी के कारण कहीं ना कहीं ये देश अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है और यही कहीं ना कहीं इसके राष्ट्र चरित्र निर्माण होने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या, इतनी भौगोलिक विविधता है, इसके कारण ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थोड़ा परिभाषा ध्यान रखनी है। उसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात, पठार और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। कुल मिला के आप तो एक ध्यान रखना है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में है और ये भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जलप्रपात है। और आप देखोगे जितने भी जलप्रपात भारत के अंदर है उनसे हम कहीं ना कहीं जल विद्युत जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम जो है जो बिजली बनाते हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को है पॉल्यूशन फ्री रखती है। और जहाँ पे आप पठारी क्षेत्र देखोगे वहाँ पर बेसिकली आप देखोगे कि टरबाइन से जो है बिजली बनाई जाती है। तो ये आपका कर्नाटक जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलप्रपात है वहाँ से भी कहीं ना कहीं टरबाइन के माध्यम से जल विद्युत जो है उत्पन्न की जाती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चीज़ें हम आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगी उसको हमने विशेष रूप से नोट्स के माध्यम से आपको अलग से समझा भी रखा है। तो आप को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हमने इस कंटेंट को तैयार किया आपके लिए। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी। मतलब एक तो ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम यात्री जो अंतरिक्ष में गए थे उनका नाम क्या है, राकेश शर्मा थे। तो जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पे थे उस समय भारत की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी जी ने कहीं ना कहीं जो हमारे राकेश शर्मा जी गए थे अंतरिक्ष में उनसे एक सवाल पूछा कि भाई आपको हमारा भारत देश अंतरिक्ष से किस प्रकार दिखता है, अंतरिक्ष में से देखने में हमें किस प्रकार से लगता है। तो उन्होंने बहुत शानदार कोटेशन के माध्यम से भारत की व्याख्या की। उन्होंने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। मतलब ये एक बहुत फेमस कविता थी, उस कविता का एक कोटेशन बोला कि जितने भी देश हैं उनमें से अंतरिक्ष में भारत जो है हमको सबसे अच्छा नज़र आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भारत की व्याख्या इस प्रकार से इन्होंने की। तो आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए। मतलब आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ें तो कहीं ना कहीं आप मैप का उपयोग करें। मैप के उपयोग करने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें व्यवस्थित रूप से आप समझ पाएंगे। क्योंकि भूगोल कहीं ना कहीं मानचित्रों के माध्यम से जो है चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। देखते हैं अगला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो 7वां स्थान आता है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं। क्योंकि उपमहाद्वीप क्या है, एक उपमहाद्वीप मतलब एक महाद्वीप तो बहुत बड़ा भाग, उपमहाद्वीप महाद्वीप से छोटा भाग होगा पर उसमें काफ़ी सारा एरिया जो है इंक्लूड होगा। तो इसको कहीं ना कहीं हमने एक बहुत बड़े भूभाग की तुलना में एक बड़े भूभाग को कहीं ना कहीं हम उपमहाद्वीप के रूप में देखते हैं। जिसमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, अर्थात भारत के जो पड़ोसी देश हैं और भारत मिलकर कहीं ना कहीं एक उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। इसी से हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके जो है नाम, और एक ये भी चेक करके बताना है कि किस देश की सीमा, भारत के साथ में किस देश की सीमा सबसे अधिक लगती है लंबी और सबसे कम किसकी लगती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। महान पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह। इनको कहीं ना कहीं हम 5 प्रमुख भूभागों के माध्यम से हम भारत को भौतिक प्रदेशों को समझते हैं। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर हम कहीं ना कहीं दृष्टि डालेंगे। मतलब देखेंगे कि हमारे जो 5 भौतिक भूभाग है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बनता है जो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने से कैसे प्रतीत होती है। अभी इन सभी बिंदुओं का विस्तारपूर्ण वर्णन करना कठिन है क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। मतलब भारत देखोगे, मैंने कहा ना आपको, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर आपको बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मिलेगी देखने को। यदि आप भारत को भ्रमण कर लेते हो तो आप मान के चलिए आपने विश्व के सभी देश भ्रमण कर लिए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो है भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलेगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। हम देखते हैं भारत का मैप देखते हैं तो भारत के उत्तर में एक प्राचीर की भांति, एक दीवार की भांति जो खड़ी है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह भी आपको ध्यान रखना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के उत्तर में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में कार्य करती है, एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत एक ऐसा भाग्यशाली देश है जो कहीं ना कहीं चारों ओर से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। एक प्राकृतिक सीमाएं जो भारत को सुरक्षा प्रदान करती है। उत्तर में आप देखते हो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कहीं ना कहीं इसे विशेष रूप से प्राकृतिक प्राचीर के रूप में, एक संरक्षक के रूप में हमारे सामने है। जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत के पश्चिमी सीमा बनाते हैं। आप देखते हो थार
थार डेजर्ट जिसे कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे ऐसा मरुस्थल है जहाँ मनुष्य या जीव जंतु या प्राणी रहते हैं। सबसे अधिक घनत्व है, बाकी जो भी मरुस्थल है उतना उन क्षेत्रों के अंदर इतना जनजीवन नहीं रहता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सर्वाधिक जन घनत्व या सर्वाधिक मनुष्य या सर्वाधिक प्राणी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं थार मरुस्थल हो गया और अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी सीमा बनाते हैं। वैसे ही देखोगे आप, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में स्थित है। तो हमने देखा कि सारे चीज़ जो है, हिमालय पर्वत हो गया, पश्चिम में थार का मरुस्थल हो गया, अरब सागर हो गया, पूर्व में आप देखते हो कि बंगाल की खाड़ी हो गया और दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। ये संपूर्ण चीज़ें कहीं ना कहीं भारत की जो है प्राकृतिक सीमाएं हैं। ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र की संस्कृति, जलवायु और इतिहास कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, और भारत की जो ये संस्कृति है, जलवायु है, इतिहास है, ये कहीं न कहीं प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है। चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखी गई है और इसको हमने आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। आप मान के चलिएगा, कंटेंट जब पढ़ लोगे ना, तब आप इससे संबंधित कुछ भी चीज़ें आपके लिए एग्जाम में आती है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूर्व की ओर एक साथ यात्रा करें। मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधता का आभास कराते हैं। आप देखते हैं मानचित्र के ऊपर आपको अलग अलग प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मानचित्र पर अलग अलग रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जब भी एक तो होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप। जो फिजिकल मैप होता है उसके अंदर आप प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको दर्शाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर आदि चीज़ें दर्शाई जाती है। तो उनमें हम देखते हैं अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनके रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है ना। मानचित्र को जो है हम बेसिकली कहीं ना कहीं आप मानचित्र से परिचित भी होने चाहिए, और मानचित्र पर जो है पृथ्वी की जो चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं पृथ्वी पर अलग अलग रंगों से हमें ऊंचाई भी अलग अलग दर्शाई जाती है। तो देखते हैं, मानचित्र की संकेत सूची में स्वयं को परिचित कीजिए और देखिए कि किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाई को दर्शाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम मानचित्र पर रंगों के माध्यम से ऊंचाइयों को भी प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको दिखाया है, क्या बोल रहा है, किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाइयों को दर्शाते हैं। ये आपने जो फोटो भी दे रखा है, तो मतलब आप रंगों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को दर्शाने में आपके लिए मदद करते हैं और आपको समझाने में प्रयास करते हैं। तो रंगों का महत्व इस दृष्टिकोण से भी हमारे लिए है। देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो पहला जो भारत का भौतिक भूभाग है उसमें कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला है। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व में उसकी कितनी लंबाई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इतना लंबा विस्तार जो है हिमालय का है, ये किस प्रकार हिमालय बना कैसे था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो नॉर्मल से आपको ध्यान रखना है, मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। ये एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होता है। क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं? तो इस पे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। अब एक आपको देखिए एक फ़ोटो दे रखा है, बिल्कुल सैटेलाइट से फ़ोटो लिया गया है और सैटेलाइट से फ़ोटो के माध्यम से इसमें कहीं ना कहीं हिमालय की पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं 2500 किलोमीटर की लमसम दर्शाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि हिमालय की पश्चिम से पूर्व में दूरी है वो कितने किलोमीटर की है। तो ये 2500 किलोमीटर की दूरी है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और दे रखा है, पुनर्वलोकन करें। हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में इसकी कई चोटियां 8000 मीटर से अधिक ऊंची है और इन्हें सामूहिक रूप से 8000 कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ सकता है 8000 क्या है। तो 8000 अर्थात
हिमालय पर्वत की जो चोटियाँ जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊंची है, अर्थात 8 किलोमीटर से ऊंची है, उनको कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से हम 8000 ही कहते हैं। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये हमारे एशिया के जो है 6 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 6 देशों में फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अर्थात जो है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला 6 देशों में इसका विस्तार है, ध्यान रखना है। एक तो 8000 का ध्यान रखना है और 6 देशों में ये फैली हुई है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गर्मियों में पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनाती है। मतलब हिमालय से जो बर्फ पिघलती है वो कहीं ना कहीं नदियों का उद्गम बनाती है। कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो वर्ष भर अपना जो है जल प्रवाहित करती है, अर्थात ये नदियाँ वर्ष भर चलती है। तो कहीं ना कहीं बर्फ के पिघलने से इनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है? जल मिलता है, इसलिए ये सदा चलती रहती है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनती है। ये नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ लोगों को पीने के योग्य जल और कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती है। आप देखोगे जिस क्षेत्र से कोई भी नदी प्रवाहित हो रही है, जिस क्षेत्र से कोई भी नदी प्रवाहित होती है वो क्षेत्र कहीं ना कहीं आप देखोगे समृद्ध होता है, चाहे खेती की दृष्टि से हो, चाहे औद्योगिक की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से आप ध्यान रखें, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डेवलपमेंट मिलेगा। इसीलिए आप देखते हो कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? मैदानों में रहती है, और विशेष रूप से उन मैदानों में रहती है जहाँ पर क्या है? नदियाँ प्रवाहित होती है। तो भारत के अंदर भी देखते हो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का ये क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ बहती है उससे जलोढ़ मृदा आती है और जल के कारण कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में खेती होती है, उद्योग स्थित होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इसके लिए जो है महत्वपूर्ण होती है और करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती है। इसलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिमालय को एशिया का जल शिखर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल है, और उद्गम स्थल होने के कारण कहीं ना कहीं इसको एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम पूछ सकता है कि एशिया का जल शिखर किसे कहते हैं, तो हिमालय पर्वत को कहीं ना कहीं हम एशिया के जल शिखर के नाम से जानते हैं। हिमालय अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र भी है। इन पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठ और मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके कारण यह तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व में संतों, महात्माओं, अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान, अर्चना और साधना के लिए आकर्षित करते हैं। मतलब यहाँ पर जो आप देखोगे हमें बहुत सारे धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जो है मठ हो गए, मंदिर हो गए, ये चीज़ें मिलती है देखने को। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे एक फैक्ट दे रखा है, इसे अनदेखा ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी नदी जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी, जो उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। मतलब कुल मिला कहने का ये है कि जो गंगा की सहायक नदी भागीरथी है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, और यह जो है गंगोत्री हिमनद का ही मुहाना है। यह नदी भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। मतलब जो गंगोत्री हिमनद है, भारत के जो बड़े बड़े हिमनद है उनमें से एक ये हिमनद जो है उसका भी नाम जो है गंगोत्री हिमनद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से आपको मेन ध्यान यही रखना है कि गंगा की जो सहायक नदी है भागीरथी, उसका जो उद्गम कहाँ होता है? गोमुख से होता है, जो कि गंगोत्री हिमनद का हिस्सा है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अगला फैक्ट देखते हैं बेटा, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय आज जो वर्तमान स्थिति में है वो क्या शुरू से ऐसी स्थिति में था? नहीं, ये आज की जो स्थिति है इसकी, यह स्थिति इसको आने में लाखों करोड़ों साल लग गए थे। शुरू से ये इसकी स्थिति वर्तमान में जो है वैसी नहीं थी। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं। ये और बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि सोचिए, मतलब कोई स्थान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, उस गति करने के कारण कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हो रहा है, और वो गति आज भी जारी है। तो देखते हैं, बहुत समय पहले
भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। तो एग्जाम में पूछता है भारत किसका हिस्सा था, एक तो है अंगारा लैंड, एक है गोंडवाना लैंड। तो उत्तर में जो है भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग कहते हैं उसको हम कहीं न कहीं अंगारा लैंड के रूप में देखते हैं, और दक्षिण का भाग है उसको गोंडवाना लैंड के रूप में देखते हैं। तो भारत जो है पहले जो है देखते हैं गोंडवाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसका जो पड़ोसी कौन था, अफ्रीका था। मतलब भारत गोंडवाना का हिस्सा था, और उस समय जो गोंडवाना का जो भारत का पड़ोसी था वो कौन था, अफ्रीका था। कालांतर में ये भूभाग अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर हुआ। जैसे आप देख रहे हो ये मैप में दे रखा है पास में, ये कहाँ की ओर अग्रसर हुआ, उत्तर की ओर अग्रसर हुआ। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये यूरेशिया नामक भूभाग से टकराया आया, वहाँ से वहाँ पर पहुँचा। मतलब धीरे धीरे इसकी गति हुई, जो है ये प्लेट है ये धीरे धीरे आगे बड़ी आगे बढ़ती हुई कहीं ना कहीं यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने साल पहले, लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये यूरेशियाई नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उनके बीच की भूमि अवतलित हो गई या अनवलित हो गई, मतलब सलवटें पड़ गई। जैसे आप देखते हो ना, कोई चीज़ होता है, जैसे आप कोई अब चटाई देख लो या रबड़ देख लो, बड़ा रबड़ देख लो, उसमें दबाव डालते हैं, दबाव डालने से क्या होता है, सलवटें पड़ती है। तो सेम ऐसे ही हुआ, क्या हुआ, उधर से यूरेशियन प्लेट थी ऊपर से, और दक्षिण से जो है भारतीय इंडियन प्लेट आ रही थी, तो उस दोनों प्लेटों का टकराने से दबाव पड़ा और बूझ का भाग क्या कर दिया, ऊपर उठ गया। तो यही बोल रहा है, क्या बोला है देखो, जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उनके बीच की भूमि अनवलित या सिलवटेदार हो गई और ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सलवटें पड़ती है, इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है प्लेटों में टकराव होने के कारण इस विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है ना। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसके मध्य में जो भाग कुछ चीज़ पड़ी थी उसको दबाव पड़ा, और उसके कारण कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। आश्चर्य रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा एग्जाम में, कितने सेंटीमीटर की दर से भारत जो है प्रतिवर्ष आगे बढ़ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष आगे बढ़ रहा है। और जो हम देखते हैं, ये जो बल है, इस बल को हम बहुत धीमी गति से जो इतनी धीमी गति से बढ़ रहा है, इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, पर ये जो दर है ये कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं ना कहीं गति भी कर रही है, और चीज़ों को कहीं ना कहीं हम हिमालय की ऊंचाई के संदर्भ में इसको आप आगे देखेंगे, तो उस चीज़ को देखेंगे तो हम समझ में आ जाएगा कि इसमें प्लेटों में आज भी गति हो रही है। और इस क्षेत्र में आप देखते हो बहुत सारे भूकंप आते हैं, हिमालय के क्षेत्र में आप देखते हो भूकंप आते हैं। भूकंप क्यों आते हैं, प्लेटों में गति के कारण आते हैं। तो आश्चर्य रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है, जो आपके बालों की बढ़ने की दर से भी बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है। अब इसी कंसेप्ट को मिलाते हुए इन्होंने बताया कि जिस प्रकार भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है, उसी प्रकार हिमालय भी ऊंचा हो रहा है, क्योंकि प्लेटों में टकराव हो रहा है। टकराव होने से क्या हो रहा है, भारतीय प्लेट ऊंची हो रही है। ठीक है ना। जब प्लेटों में टकराव होगा, टकराव होने से क्या होगी, कहीं ना कहीं जो प्लेटों के बीच में जो हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। तो यही बोल रहा है, तो हिमालय पर्वत जो है प्रतिवर्ष 5 मिलीमीटर, ध्यान रखिएगा, भारतीय भाग एशिया की ओर 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, और हिमालय पर्वत है वो 5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष ऊंचा हो रहा है। ये जो दोनों फैक्ट है अलग अलग है, एग्जाम में पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है। एक शताब्दी में लगभग इसकी ऊंचाई 5 मीटर तक बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डाटा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी सलवटों के कारण कहीं ना कहीं आप देख रहे हो हिमालय की जो परतें हैं, जो शैलों में दबाव पड़ रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब देखिए एक फोटो दे रखा है बहुत शानदार वाला, हिमालय शैलों में मुड़ी हुई परतें, कहीं ना कहीं इनमें जो है मोड़ आने के कारण इस टाइप की शैलों में जो क्या हो रहा है, गति हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे और देखते हैं, इफेक्ट और दे रखा है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। हिमालय बेसिकली है क्या, हिमालय संस्कृत जो शब्द है उससे बना हुआ है, और हिम का मतलब क्या है, बर्फ, और आलय का मतलब क्या है, घर, अर्थात ऐसा स्थान जो बर्फ से भरा हुआ हो, बर्फ का घर हो, उसको कहीं ना कहीं हमने हिमालय के रूप में जाना है। ये चीज़ें आपको थोड़ा
ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो हिमालय पड़ रहे हैं, इस हिमालय को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। उन भागों को कहीं ना कहीं हम देखते हैं, उसकी भागों की अलग अलग विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। हिमालय को हम जो 3 भागों में बांटते हैं, पहला है हिमाद्री या व्रत हिमालय। इसको देखते हैं। हिमाद्री या व्रत हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची और सर्वाधिक विकट है। यहाँ पर आप देखोगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पर्वत शिखर स्थित है। और ये वो क्षेत्र है जो है संपूर्ण वर्ष क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ जीवन बहुत कठिन है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेगी, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। और यहाँ पर जो है वर्ष भर क्या रहता है, बर्फ जमी रहती है। इसके कारण यहाँ पर जनजीवन जो है, बस्तियाँ हैं, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ये तो है व्रत हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे का भाग है, इसको हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से हम जानते हैं। ये व्रत हिमालय के जस्ट दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हिमाचल या लघु हिमालय में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर है समृद्ध जैव विविधता है, और मानव के लिए, जो मानव है उसके निवास के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। और आप देखते हो गर्मियों में अधिकांश लोग इस क्षेत्र में घूमने जाते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी, नैनीताल और मसूरी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उसी प्रकार से दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये सभी जो पर्यटन स्थल है, ये कहीं ना कहीं आपके इसी क्षेत्र में स्थित है। ये चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हो गया हिमाचल या लघु हिमालय। तीसरा है शिवालिक या आपका बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है, जो कि घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगलों से जो है घिरी हुई है। ये गिरिपद वन्य जीवों से समृद्ध है, जो गंगा और यमुना के जो का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है आप देखोगे ऊपर जो है हिमालय का क्षेत्र है, दक्षिण में गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसका संक्रमण का क्षेत्र है। ये भी पूछता है एग्जाम में। ऊपर आपका पर्वतीय हिमालय क्षेत्र है, दक्षिण में जो है गंगा का मैदान क्षेत्र। इन बीच में संक्रमण का जो काम करता है वो कहीं ना कहीं शिवालिक की पहाड़ियाँ करती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों में हिमालय पर्वत और गंगा के मैदान में संक्रमण का काम कौन करता है, तो कहीं ना कहीं शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये संक्रमण का कार्य करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं हमने 3 भागों में इसको बांटा है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यू एनसीईआरटी के अंदर इसे अनदेखा ना करें, इस टाइप के फैक्ट दे रखे हैं, तो आपको विशेष रूप से उनको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो पश्चिमी हिमालय में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति, जिसे काटकूनी अथवा दजिदेवरी शैली के नाम रूप से जाना जाता है, ये है क्या? यहाँ पर जो पत्थर और लकड़ी के संयोजन से इस प्रकार के घर बनाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक तो क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं और भूकंप से जो है रहित है, अर्थात भूकंप की क्षति होने की संभावना इस क्षेत्र में या इन जो आपके घर हैं इनमें कम रहती है। क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के अंदर एक तो आप देखते हो क्या होती है, जो है सर्दी अधिक होती है, और साथ में इस क्षेत्र के अंदर जो प्लेटों में गतियाँ होती है, तो भूकंप आते रहते हैं। तो इन दोनों से बचाव के लिए इस टाइप की है काटगुनी या दजिदेवरी शैली के यहाँ पर प्रयोग किया गया है घर बनाने के लिए। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि काटगुनी या दजिदेवरी क्या है। तो काटगुनी या दजिदेवरी बेसिकली हिमाचल क्षेत्र में, पश्चिमी हिमाचल या पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंदर जो घर बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें पत्थर और ईंट का प्रयोग किया जाता है, जो कहीं ना कहीं गर्म रहते हैं और भूकंप रोधी है, उसको कहीं ना कहीं हमने इस नाम से जाना है। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे और देखें, इसे अनदेखा ना करें। इसी को देखते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदायों द्वारा भी संरक्षित किया जा रहा है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये चीज़ फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमने जो है बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। और ये जो चीज़ें आपको मैंने समझाई है ना, इसी को हमने अब इसका जो क्या कहते हैं ना, जो कोर है, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई सभी करते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा, पढ़ाई सब करते हैं। एक स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट होते हैं, टीचर सबको पढ़ाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपना अलग कंटेंट बनाने का, अलग पढ़ने का कुछ नज़रिया होता है, इसके कारण वो कहीं ना कहीं अन्य विद्यार्थियों से जो है अधिक मार्क्स या उनका जो है स्कोर अच्छा रहता है। तो वैसे ही हमने भी कुछ कंटेंट आपके लिए तैयार किया, हमने भी कंटेंट पढ़ाया इसको। अब इस कंटेंट में से जो कंटेंट आपको याद करना ही होगा, वो कंटेंट हमने साइड में आपको नोट्स के रूप में दिया है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप मान के चलिए, मेरा लेक्चर आपने देख लिया है एक दो बार और आपने थोड़ा सा बुक को रीड कर लिया है, तो आपको कुछ भी कहीं से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखते हैं, नोट्स के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, यही जो परिभाषा दी थी अरविंद की, ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान में रखना है कि परिभाषा किसने दी थी। यह देश अर्थात भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। तो ये परिभाषा थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला मैंने बताया था आपको, वर्ष 1984 के अंदर जब भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में गए थे, तो हमारे उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी। और उन्होंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अर्थात राकेश शर्मा से भारत के बारे में पूछा गया था, तो भारत कैसा दिखता है वहाँ से, तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कुल मिला के आपको एक तो वर्ष ध्यान रखना है 1984। तो पहला भारत का यात्री था राकेश शर्मा और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये चीज़ फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखना है। ये कौन किसकी दृष्टि से है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है। ये तो है एरिया के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आपको बताना है भारत का जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा स्थान आता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। अब देखते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, जो है मिलकर एक विशाल भूभाग का निर्माण करते हैं, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश का जो ये भूभाग है, इस भूभाग को कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब भारत की कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं, तो देखते हैं। उत्तर में देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में है। पश्चिम के अंदर थार मरुस्थल है और अरब सागर है। दक्षिण के अंदर देखोगे हिंद महासागर है। पूर्व में देखोगे बंगाल की खाड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक सीमाओं के रूप में भारत के चारों ओर स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार देखते हैं, भारत के मुख्य रूप से हमने 5 भौतिक भाग पढ़े थे। 5 भौतिक भागों का आपको अच्छे रूप से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो है 5, एग्जाम पूछेगा भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो भारत को 5 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला है महान पर्वतीय क्षेत्र, ग्रेट माउंटेन रीजन। दूसरा है गंगा और सिंधु का मैदान। तीसरा है मरुस्थलीय भूभाग। चौथा है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार और 5वां है तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नीचे हमने मैप दे रखा है, मैप में दिखा रखा है, हमने पढ़ा था कि हिमालय की जो लंबाई है, ये है आपकी वेस्टर्न और ये है आपका ईस्टर्न। तो ये जो दूरी है, ये कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में हमने पढ़ा था एक जोग जलप्रपात, ये भी हमने देखा है, ये रहा जोग जलप्रपात है। और इसी से कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पर टरबाइन लगाया हुआ है। टरबाइन से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जोग जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में है। और पठारी क्षेत्र में जो नदियाँ या प्रपात होते हैं, वहाँ से क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, द ग्रेट हिमालय। हिमालय शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम का है अर्थ बर्फ है, आलय का अर्थ है घर, अर्थात बर्फ का घर। हिमालय को क्या कहा है हमने? बर्फ का घर कहा है, जो कि लमसम 2500 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। अब देखते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हाउ वर द हिमालय फॉर्म्ड। कल्पना कीजिए
फर्श पर एक कालीन बिछी हुई है। मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, एक कोई कालीन या बड़ा सा रबड़ मान के चलिए, इतना बड़ा बहुत बड़ा रबड़ है, उस रबड़ में प्रेशर करेंगे तो इस प्रकार सलवटें पड़ेगी। सेम वैसे ही हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। तो बोल रहे हैं यदि आप उसे एक तरफ से धक्का देंगे तो सलवटें पड़ेगी और वह ऊपर उठेगा। और बिल्कुल यही क्या हुआ, पृथ्वी पर भी हुआ। अतीत में क्या हुआ, करोड़ों वर्ष पूर्व भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नामक विशाल भूभाग का हिस्सा था और अफ्रीका इसका पड़ोसी देश था या पड़ोसी था, ठीक है ना। भारत का पड़ोसी कौन था, अफ्रीका था। विभाजन कैसे हुआ, जब टूटा तो क्या हुआ, टूट के ये उत्तर की ओर खिसकने लगा। वहाँ से जो है गोंडवाना का जो हिस्सा था भारत, वहाँ से टूट के उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ, 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई और कहीं ना कहीं हिमालय का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट कहाँ से टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई और यूरेशियन प्लेट टकराने से कहीं ना कहीं क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इसमें सलवटेदार होकर ऊपर उठने लगी और विशाल वलित पर्वत का निर्माण हुआ। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, भारत के अंदर हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। माउंटेन भी अलग अलग होते हैं, फोल्डेड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनो माउंटेन। तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी प्लेटों में दबाव के कारण बीच का भाग ऊपर उठता है और उससे जो पर्वत बनता है उसको हम फोल्डेड माउंटेन के रूप में जानते हैं। भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से एशिया की ओर खिसक रहा है। इसी कारण हिमालय पर्वत 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा उठ रहा है। मतलब जब भारत जो है उत्तर दिशा में खिसक रहा है तो उस प्लेटों में टकराव के कारण आप देखोगे कहीं ना कहीं जो है हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष से बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और दे रखा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले उसमें मैप में देख लेते हैं कुछ, ये जो हमने पहले चर्चा की थी भागीरथी के बारे में, और फिर हम देखा था काठगुनी के बारे में। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैप में दे रखी है। तो आपको देखो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, गोमुख से हुआ है। और ये गोमुख कहाँ पे है, गंगोत्री हिमनद में। देखिएगा ये गोमुख स्थान है, गंगोत्री हिमनद में है और यहीं से कहीं ना कहीं भागीरथी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और भागीरथी नदी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है और इसी क्षेत्र में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैप में देखा है भारतीय उपमहाद्वीप में बताया कि भारत की जो है निर्माण की जो है प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हुई थी, उसका भी दे रखा है। और साथ में हमने दे रखा है कि ये दो नीचे देखो प्लेटें दे रखी है, प्लेटों में टकराव हो रहा है, टकराव होने संपीड़न हो रहा है, संपीड़न होने से कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या है, प्लेट है, इसमें टकराव हो रहा है, टकराव होने से क्या सलवटें पड़ रही है, सलवटें पड़ने से कहीं ना कहीं इस प्रकार की भू आकृति का निर्माण हो रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। वही काठगुनी टाइप के जो है घर है ये आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। ये आपको फोटो दे रखा है बहुत अच्छे से। और आपको कमेंट करके बताना है ये जानवर कौन से हैं, ये जो जानवर दे रखे हैं ये वाले, ये जानवर कौन से हैं, ये कमेंट बॉक्स के आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है। आगे देखते हैं। हमने देखा हिमालय को हमने त्रिस्तरीय या 3 भागों में बांटा है। हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। इसको हम पहले कहा था हिमाद्री, दूसरे को कहा था हिमाचल और तीसरे को शिवालिक। तीनों की विशेषता पढ़ते हैं और इनके अन्य नाम भी है, किसी किसी जगह इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। हिमाद्री हो सकता है वहाँ नहीं हो, वहाँ लिखते हैं व्रत हिमालय या महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, व्रत हिमालय की विशेषता या हिमाद्री की क्या क्या विशेषता है, इस पर चर्चा करते हैं। सर्वाधिक ऊंची और विकट है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा किसका भाग है, तो हिमाद्री हिमालय का भाग है। और यहाँ पर जो है 8000 से अधिक की ऊंचाई वाले जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, चोटियाँ पाई जाती है, उसको 8000 ही कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर क्या आती है, बर्फ रहती है। मानव के निवास के लिए बहुत कठिन है, बहुत कम मानव निवास यहाँ पे करता है। ये तो हो जाएगा हिमाद्री। दूसरा है आपका हिमालय। हिमालय जो हिमालय का दूसरा भाग है हिमाचल, जिसको कहीं ना कहीं हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जलवायु है, समशीतोष्ण है और यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता है और मानव के निवास के लिए उपयुक्त स्थान है। और जितने भी तीर्थ स्थल है या जो भ्रमणशील पर्यटन स्थल है, ये पर्यटन स्थल आपको यहाँ पर मिलेंगे। नैनीताल मसूरी उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में। जितने भी हिल स्टेशन है घूमने के लिए ये आपके मध्य या लघु हिमालय में है। अगला शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं, ये सबसे निचला श्रृंखला है और ये कहीं ना कहीं हिमालय इंपॉर्टेंट है। ये हिमालय
और गंगा के मैदान के बीच संक्रमण का क्षेत्र का कार्य करती है। मतलब संक्रमण का काम करती है। ऊपर तो आपका हो जाएगा हिमालय पर्वत, दक्षिण में हो जाएगा आपका गंगा का मैदान, और इसके बीच में जो संक्रमण का काम करता है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ करती है। और आप देखते हो जो नवोदय के स्टूडेंट है, वो नवोदय के स्टूडेंट्स का जो है शिवालिक एक हाउस भी होता है, इस पहाड़ी के नाम से उस सदन का भी नाम रखा गया है। हिमालय की जो है परिस्थिति और संस्कृति, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल देखते हैं वहाँ की किस प्रकार है। तो भारत बेसिकली जो है, जो हिमालय का जो हिस्सा है भारत के अंदर भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुल मिला के हिमालय का जो विस्तार है 6 देशों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में कि हिमालय का विस्तार कितने देशों में है। हिमालय का विस्तार कितने देशों में है? तो हिमालय का जो विस्तार है वो 6 देशों में है। तो देखते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें 6 देशों में इसका विस्तार है। और एशिया का जल शिखर कहते हैं, इसी को हम जो है एशिया का जल शिखर कहते हैं हिमालय को, क्योंकि यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं यहीं से उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ से जो जल आता है वही कहीं ना कहीं नदियों का उद्गम स्थल है। फिर हमने देखा था गोमुख, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद का मुहाना है, जहाँ से भागीरथी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है उसका उद्गम होता है। फिर देखा था वास्तुकला के क्षेत्र में, हमने देखा था कि यहाँ पर जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंदर पारंपरिक भूकंपरोधी घर निर्माण की जो पद्धति है उसको कहीं नहीं काटकूनी या धजी देवरी का ही है, जो कहीं ना कहीं पत्थर और लकड़ी की बनी हुई है। ये जो घर है वो पत्थर और लकड़ी के संयोजन से बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं गर्म भी रहते हैं और ये भूकंपरोधी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है जैव विविधता की दृष्टि से हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एक नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसका नेशनल पार्क का नाम है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पर बुरांस के फूलों से शीतल पेय बनता है। प्रमुख जीव जो है हिम तेंदुआ, हिमालयन मोनल पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि हिमालय के अंदर बहुत सारी जो है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, और यहाँ पर इकोलॉजी और कल्चर भी आपको अलग अलग देखने का मिलेगा। नीचे फोटो दे रखा है हमने, आप फोटो देखिए। यहाँ पर देखो, एक तो दे रखा है यहाँ पर जो है बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे यहाँ पे आपको रेट्रोजोन का पेड़ दिख रहा है, हिम तेंदुआ दिख रहा है, हिमालयन मोनल दिख रहा है, और साथ में आप देखोगे यहाँ पे लद्दाख के जो मठ है वो दिख रहे हैं, और उसके साथ में आप देखोगे यहाँ पर ग्रेट हिमालय रेंज दिख रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो ये क्षेत्र जो है हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको भी खूब सारी डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं ना कहीं हमने जो आज कंटेंट पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा। इस कंटेंट के अंदर आप मान के चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जो ये आपकी 35 से 40 मिनट की क्लास है, हमारी रोज क्लास इतनी रहेगी, 35 से 40 मिनट की क्लास रहेगी। उसके अंदर कंटेंट को पढ़ेंगे। पहले हम जो है एनसीईआरटी का जो बुक है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसमें से हम क्रीम निकालेंगे। कहते हैं ना कि आप देखते हो कि घी बनता है, वो घी किससे बनता है? दूध जमाएंगे, दूध से दही बनेगा, दही से घी बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमने ये जो कंटेंट है आपका, ये आपका एकदम घी का काम कर रहा है। ये बहुत शानदार कंटेंट है। हमने इस कंटेंट में से, बुक्स में से ये कंटेंट को निकाला है और आपके लिए बनाया है। और ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी हम बुक भी लॉन्च कर रखी है। यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि ये नोट्स की हमें बुक से हमें पढ़ना है और बुक चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नीचे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे बुक भी कर सकते हैं। बुक, या आप अपना एप्लीकेशन है सेल्फ स्टडी पॉइंट, प्ले स्टोर पर सेल्फ स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन है, वहाँ से भी ऑनलाइन आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ये कंटेंट आप एनसीईआरटी यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। चाहे केवी का एग्जाम हो, नवोदय का हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, जितने भी एग्जाम आते हैं उनके क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से उठते हैं। और अभी फिलहाल न्यू एनसीईआरटी आ रही है, तो न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको उठेंगे ही उठेंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, तुरंत आप अभी से ही एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने स्टार्ट कर दो, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं हम आपके लिए। ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट से आप जुड़े रहिए। हम आपको पूरा एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है हमारी, वो पूरी करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और कोई भी आपको समस्या होती है किसी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करने का 100% प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो ये स्कूली विद्यार्थियों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए जो नोट्स हैं, ये आपको
चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा सेल्फ स्टडी पॉइंट नाम से चैनल भी है, सेल्फ स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन भी है और सेल्फ स्टडी पॉइंट नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। सारा सेल्फ स्टडी पॉइंट नाम से ही है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय।